डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने एक टीएलएम डाल करके छोटे बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज दी थी। लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स गार्जियंस के और स्टूडेंट्स के सामने रह जाएंगे। मैं उन कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली वो जो टॉपिक था टीएलएम था, उसका बेस इंग्लिश लैंग्वेज की फोनेटिक्स थी। फोनेटिक्स एक इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हमारे देश में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य फोनेटिक्स के थ्रू बच्चों को ईजिली इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का रहता है, उसकी स्पेलिंग और उसके तमाम सारे वर्ड्स जो डिक्शनरी होती है उसके मीनिंग उन्हें क्लियर होते चले। चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका वीडियो टुकड़े में नहीं बनाया जा सकता, तो मैं पहले ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो के लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश ये करें कि जब आपके पास उतना टाइम हो जितने टाइम में ये वीडियो शूट हो रहा है, उतने समय का वक्त हो तभी इसको देखना शुरू करें। अन्यथा आप इसे ना देखें या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि हम लोगों ने इस चैनल पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन डाउनलोड की नहीं लगाई हुई है। पर्पज यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों तक और गार्जियंस तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ये इस चैनल का पर्पज है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोशिश करें तो इसको शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों तक फ्री में जानकारी पहुंच सके। और एजुकेशन में किसी भी स्टैंडर्ड पर आप सपोर्ट करते हैं, किसी भी स्तर पर आप सपोर्ट करते हैं, तो वो एक तरह से शिक्षा के लिए दान होता है हमारा। और इससे बड़ा डोनेशन कोई नहीं होता है, क्योंकि यही एक ऐसा डोनेशन है जो प्राप्त कर लेता है आपसे दान शिक्षा का, वो उसके पास हमेशा रहता है, जीवन भर रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है और आने वाली पीढ़ियों को देकर के जाता है। तो इसको एक पुण्य का काम समझते हुए आप इसको शेयर कीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अब अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। उसमें 80 साउंड को लेकर के कुछ वर्ड्स हमने उस वीडियो में दिए थे। वो वर्ड्स क्या है, उसका पूरा पर्पस क्या था, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जितनी भ्रांतियाँ हम लोगों के सामने हैं, इतनी किसी भी भाषा को लेकर के शायद ही हो। हम लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत सरल लैंग्वेज है, जिसके पास एक छोटी सी अपनी एक अल्फाबेट है, वर्णमाला है, जिसमें 26 लेटर्स हैं, 21 जिसमें कॉन्सोनेंट हैं और 5 वॉवेल हैं, और एक वाई लेटर ऐसा है जो कभी कभी वॉवेल की तरह काम किया करता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये स्पष्ट करूंगा कि वो 5 वॉवेल्स किस तरह से 5 साउंड्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि इंग्लिश की पूरी वर्तनी चला करती है। फोनेटिक्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फोन आवाज को कहा जाता है, और फोनेटिक्स जो है वो आवाज पर बेस्ड एक तकनीक है, एक सिस्टम है, पूरी एक पद्धति है, जिससे कि आप लैंग्वेज के स्पेलिंग्स को आप लर्न करते हैं, या ऐसे कहिएगा लर्न नहीं करते हैं बल्कि उनको समझ लेते हैं, और आपको कभी लर्न करने की, रटने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर कहा जाता है कि जियो गो होता है तो फिर डियो डू क्यों? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मिलता है कि पैटर्न है लैंग्वेज का, और उसमें क्रिटिसाइज करने वाले लोग जो क्रिटिसाइज किया करते हैं, जो हर चीज़ की हंसी उड़ाने में, उपहास करने में जिनका इंटरेस्ट होता है, वो कहते हैं कि इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज। बट ऐसा नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल रखता हूँ। हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं RAN। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो?
ये 3 लेटर्स का टर्म है। जैसे ही आपका दिमाग हिंदी की तरफ जाता है आप इसका प्रोनाउंसिएशन करती हैं राम। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात होती है तब आप इसको बोलते हैं रैम। तो सवाल ये उठता है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। कुछ लोग जब राम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए इस तरह से भी लिख देते हैं, डबल ए को बीच में यूज कर लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं राम। सवाल ये उठता है कि फिर इन दोनों में सही कौन सा है। तो वैसे तो दोनों सही हैं और वैसे फैक्ट ये है कि ये दोनों पैटर्न गलत है। फिर सही पैटर्न क्या है, तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं और आपके सामने बेस वर्ड बैठ गया RAM, जिसको हम राम या रैम दोनों सेंस में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये प्रॉब्लम वही लौट करके आते हैं, ये गो है तो ये डू क्यों बोला जाता है, ये डो क्यों नहीं बोला जाता है। रीजन इसका ये है कि हमने कुछ भाषाओं में, दुनिया की तमाम भाषाओं को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं। दुनिया में कुछ लैंग्वेज में, कुछ भाषाओं में हमने मात्राओं का प्रयोग करना छोड़ दिया है। जैसे जो लोग उर्दू जानते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि उर्दू में जेर जबर और पेश मात्राएं होती हैं, आज उनका प्रयोग लिखते समय नहीं किया जाता है। इसीलिए कुल और किल और तल दोनों में ही काफ नाम लिखा जाएगा, लेकिन मात्रा नहीं लगेगी। सेंस के बेस पर हम ये समझ पाएंगे कि कहां पर वो कल है, कहां पर किल है और कहां पर कुल है। लिखने का सही पैटर्न क्या था, काफ लाम कल था, काफ जेर लाम किल था, काफ पेश लाम कुल था। लेकिन इस तरह से हम लिखते नहीं है। ऐसा ही कुछ इंग्लिश के साथ हुआ। इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। ये बात थोड़ी सी आपको सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, आपने देखा भी है, मात्राओं के साथ भी देखा होगा। आप श्रीमद् भागवत गीता का इंग्लिश वर्जन उठाइए और उस पर सबसे पहले पढ़िएगा। पहले जहां पर भागवत गीता लिखा हुआ है वहां पर आपको जहां पर भागवत लिखा होगा वहां PH के बाद में जो A आएगा उस पर इस तरह से ऊपर डैश लगा होगा और इसका मतलब हो जाता है ये बड़े आ की साउंड देगा और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा राम। इसी तरह से जब आप वहां पर श्री लिखा देखेंगे तो नॉर्मली हम श्री लिखते हैं SHRI, लेकिन इंग्लिश के फोनेटिक सिंबल्स को जब आप यूज कर रहे होंगे, मात्राओं को लगा रहे होंगे, तो फिर ऐसे लिखना गलत है। वहां पर आपको लिखा मिलेगा SRI, लेकिन इस आई के ऊपर बिंदी नहीं होगी, डैश होगा और इस S के ऊपर ये मात्रा होगी। अगर ये मात्राएं यहाँ लगी होती तो आप कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि ये वो क्यों है और ये डू क्यों है। बट चूंकि हमने इनको लगाना छोड़ दिया है और हम पूरी दुनिया को लगाने के लिए बात नहीं कर सकते हैं, ये एक सिस्टम बन चुका है, इसलिए हम उसमें गो फर्दर ना हो करके हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि फोनेटिक्स को हम किस तरह से बेहतर ढंग से समझें और उसका यूज कर पाए। इसके लिए मैं इन सारे वर्ड्स को यहाँ से एक बार रिमूव कर रहा हूँ और मेन टॉपिक पर आता हूँ। इंग्लिश में एक और हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूँ आपको कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको टुकड़ों में नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए एक साथ बनाया जा रहा है। एक और हमारे सामने एग्जाम्पल आता है साउंड को ही लेकर के। हम सब ने सुना हुआ वर्ड है TOOK और कोई भी व्यक्ति इसका तुरंत प्रोनाउंसिएशन करेगा टुक। एक और वर्ड है TOOL, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स हमारे पढ़े हुए हैं। इसको हम टूल बोलते हैं। लेकिन फिर वहीं पर फिर से प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ जाती है कि ये टुक है और ये टूल है, या तो ये टूक होना चाहिए था या फिर ये भी टुल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सवाल होता है कि फिर पैटर्न क्या है। मात्राओं में और उनके सिंबल्स पर तो हम अब नहीं जा सकते क्योंकि दुनिया में यूज नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं। हम इसको पढ़ते समय गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि हम डबल ओके को लगा देखते हैं टी के साथ और बोलते हैं टुक, और डबल वेल को लगा देखते हैं और फिर हम बोलते हैं टू, और वहीं से हमारे सामने ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम इस फैक्ट को नहीं जानते हैं कि साउंड इस लेटर से यहां नहीं चलती, साउंड चलती है इस स्ट्रक्चर से। अगर हम इसको राउंड कर दें तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा डबल ओ, और इसी तरह से यहां पर इसको राउंड कर दें तो एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा डबल ओ एल। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चलेगा इस स्ट्रक्चर से, ये बेस स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम ध्यान देंगे तो हमें तमाम सारे वर्ड्स दिखाई देंगे जो टी डबल ओ के, जो कि बना हुआ वर्ड है डबल ओ के साउंड से, और टी डबल ओ एल जो कि बना हुआ है डबल ओ एल साउंड से। इस पर बहुत सारे वर्ड्स दिखाई देंगे, लेकिन ये वर्ड्स किसी भी कंडीशन में 20 से ज़्यादा एक स्ट्रक्चर पर नहीं होंगे, क्योंकि वॉवेल को हटा दीजिए, साथ में वाई को हटा दीजिए, तो आपके पास 20 कंसोनेंट बचे रह जाएंगे। उनको यहाँ लगाते चले जाइए। तो पहला कंसोनेंट आपका आएगा पी, और पहला वर्ड बनेगा डिक्शनरी में डबल ओ के साउंड से बुक। अगला आएगा सी, तो अगला सेकंड वर्ड बनेगा कुक, और इस तरह से जेड तक आप जाएंगे तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर आप जेड डबल ओ के तक 20 ही बना है। उसमें से वर्ड कौन कौन से होंगे और कौन कौन से वर्ड नहीं होंगे, तो मैं प्रीवियस सब्जेक्ट प्रेडिकेट के चैप्टर में स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका था। ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड होता है, लेकिन तो उसके साथ कंडीशन होती है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स का मीनिंग होना चाहिए। अगर किसी ग्रुप ऑफ लेटर्स का मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं होता है। तो फिर से यहाँ पर लौट करके आते हैं। डबल ओ के लेस साउंड होती है, इसलिए डबल ओ के जब भी आएगा तो ये हमेशा लेंस में बोला जाएगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उक, और डबल ओ एल फोर्टिस होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा होगा कूल। और इसलिए जब हम इसके आगे लगाएंगे लेटर बी तो ये वर्ड हो जाएगा बुक, लगाएंगे सी तो ये हो जाएगा बुक। अगर हम इसके पहले लगाएंगे एस एच डबल ओ के, शुक एच डबल ओ के, हुक, इसी तरह से आप जो भी लेटर्स लगाते जाएंगे आपके सामने लेट साउंड में प्रोनाउंसिएशन आता जाएगा बुक, हुक, शुक, हुक, नुक, और इसी तरह से एक और लिख लेते हैं लुक। इस पे कहीं भी आप इसको ऊ के साथ नहीं बोलेंगे, बुक, बुक, शुक, हुक, नुक, लुक। और जब हम इधर आएंगे तो यहाँ पर सी डबल एल लिखेंगे तो ये बोला जाएगा कूल, टी डबल एल लिखेंगे तो ये बोला जाएगा टूल, जेड डबल एल लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा जूर, और डब्ल्यू डब्ल्यू एल लिखेंगे कूल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ का साउंड समझने के लिए डबल ओके पर ध्यान देना है, और यहाँ पर साउंड समझने के लिए हमें डबल ओ एल पर ध्यान देना है। तो ये दो एग्जाम्पल थे साउंड की बेस पर। इसकी यूटिलिटी क्या है हमारी लाइफ में, इस सबको हम एक बार फिर से
रिमूव करते हैं यहाँ से और आते हैं बेस फैक्टर पर कि इसकी हमारे सामने लाइफ की यूटिलिटी क्या है। इसकी यूटिलिटी इतनी है कि बिना फोनेटिक्स के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इंग्लिश को अच्छे से जानता हूं। रीजन उसका ये है कि हम लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमें इंग्लिश कितनी आती है। तो मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताता हूं कि हमें लगभग 90% इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग मालूम होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो बचा हुआ 10 पोर्शन पार्ट होता है वो हमारे अंदर हमेशा एक डर को बनाए रखता है और हम किसी भी व्यक्ति को जिसे इंग्लिश का जानकार समझते हैं उसके सामने इंग्लिश में बोलने की कभी हिम्मत नहीं उठाते, उसको कभी कोई लेटर इंग्लिश में लिखने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसके साथ ही उसके आते ही हम चुप हो जाते हैं, जबकि आप में, हम में और उस व्यक्ति के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल इतने पोर्शन का है। यहां तक तो वो भी आपकी इक्वल है। इस पोर्शन में से वो जो जितना भी और पोर्शन परसेंटेज ले लेता है 5%, 2%, 3%, वो उसका ज्यादा हो जाता है और उसके सामने हम अपने आप को इनफीरियर समझते हैं। मैं इस बात को आपको समझाने के लिए वही एग्जाम्पल लेता हूं जो पिछले वीडियो में मैंने डाला था। मैं एक साउंड ले लेता हूं जो ए प्लस कॉन्सोनेंट पर बेस्ड है। यहां पर सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, एनी ऑफ द कॉन्सोनेंट। ये स्ट्रक्चर लॉन्ग वॉवेल में बोला जाता है, इसलिए अगर हम लिखेंगे ए बी तो इसको बोलेंगे एर, ए सी लिखेंगे तो इसको बोलेंगे एर, ए डी लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम एर, ए एम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम एम, ए पी लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे एम, ए एम लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे एम। मैं इस पर कुछ एक एग्जाम्पल देकर के क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर हम इसके पीछे सी लगा दें तो वर्ड हो जाएगा CAB, कैप। इसके पीछे अगर हम S लगा दें तो वर्ड हो जाएगा सेट। इसके पीछे हम M लगा दें तो वर्ड हो जाएगा मैन, और इसके पीछे C लगा दें तो ये वर्ड हो जाएगा कैप, और इसके पीछे अगर हम D लगा दें तो ये वर्ड हो जाएगा डैम। मैंने रैंडमली वर्ड लिख दिए और मैंने आपसे कहा था कि 90% वर्ड्स को हम जानते हैं। तो आप सबको मालूम है कैब गाड़ियों के लिए कहा जाता है, डिक्शनरी के पॉइंट से कैब घोड़ा गाड़ी को कहा जाता है, लेकिन आज कैब का यूज होता है हम लोगों को लाने ले जाने के लिए। छोटी छोटी टैक्सी चलती हैं, गाड़ी चलती हैं, उनको हम कैब बोलते हैं। आपको ऐसे भी मालूम है, सैड मीन्स दुखी, आपको MAN भी मालूम है, मैन मीन्स आदमी, आपको कैप मीन्स भी मालूम है टोपी, और डेड मीन्स भी मालूम है बात। मैं इसको यहां से हटा देता हूं और पिछले वीडियो में यूज की गई साउंड ए प्लस कॉन्सोनेंट में मैंने टी को लिया था, उस की ही बात करते हैं। जैसे कि पिछले अभी जो एग्जाम्पल लिखे थे मैंने, उसमें स्ट्रक्चर से आप समझ गए होंगे कि एटी का प्रोनाउंसिएशन एट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति से आप ये पूछ बैठे कि एटी साउंड से इंग्लिश में कितने वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में, तो जवाब आएगा सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे। लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं, किसी भी कंडीशन में 20 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पांचों वॉवेल को हटा दीजिए, वाई को हटा दीजिए, तो कॉन्सोनेंट आपके पास बचते हैं सिर्फ 20, और ये यहाँ पर 20 से ज्यादा तो फिर आप लेटर यहाँ रख नहीं सकते, तो वर्ड बनेंगे मैक्सिमम 20। किसी भी साउंड पर 20 से ऊपर वर्ड नहीं जाता है। उसमें से कितने हमें मालूम होते हैं, तो उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेरी बात
पॉइंट्स लोगों को गलत लगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल के बाद क्लियर हो जाएगा। ए आप पहले से यूज किए हुए हैं साउंड में, वॉवेल मैंने हटाने को पहले ही कह दिया था। एक आध जगह पर वॉवेल अगर यूज हो जाएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन डिफर कर जाएगा। क्योंकि हम वर्ड को लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले 80 वर्ड आपको मिलेगा इस साउंड का डिक्शनरी के, जहां पर ए से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं और आपको वहां पर इसका मीनिंग मिलेगा पर, जो कि एक प्रीपोजिशन है इंग्लिश का। उसके बाद में आप इसके आगे रखेंगे भी, और नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा बैट, जो कि बी सेक्शन में डिक्शनरी के होगा और इसका मीनिंग आपको मालूम है, बैट मीन्स बल्ला होता है। फिर बी के बाद सी आएगा तो अगला वर्ड हो जाएगा कैट, जिसका मीनिंग बिल्ली होता है। छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाते समय पहला ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं हम लोग, दूसरा वर्ड पढ़ाते हैं बैट, तीसरा पढ़ाते हैं कैट, और DAT डेट वर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो जब आप इस पैटर्न में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड है और कौन सा नहीं है। डेट के बाद में आपका आएगा ई, यहाँ पर ई को हम ले लेते हैं लेकिन ये एक नई साउंड बन जाती है ईट। ईट माने आप जानते ही हैं खाना, वर्क, और इस साउंड से भी इसी तरह से 20 वर्ड्स मैक्सिमम और बन सकते हैं, जैसे कि बीट, सीट। इसके बाद में आपका अगला कॉन्सोनेंट आएगा एफ, फैट। फैट माने भी आपको मालूम है मोटा। एफ के बाद में जी, कैट नहीं होता है, और जो वर्ड होता भी है उसको हम कैट बोलते हैं GT, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, सही प्रोनाउंसिएशन उसका है गेट। गेट और कैट इनमें फर्क है, इस फर्क को समझिए। अगर कोई व्यक्ति GT गेट होता है तो वो गलत है, GT गेट नहीं होगा, GAT गेट होगा, लेकिन GAT गेट वर्ड नहीं है। जी के बाद आपका अगला आएगा H, HAT हेड मीन्स टू होता है, ये भी आपको हम सबको मालूम है। H के बाद में IAT वर्ड नहीं है, JAT वर्ड नहीं है, KAT वर्ड नहीं है, LAT वर्ड नहीं है। वर्ड है LT, LT को लेट नहीं बोला जाएगा, लेट बोला जाएगा। और L के बाद में आएगा M, तो M से वर्ड है हमारे पास मैट, ये भी सब लोगों को मालूम होता है, मैट मीन्स चटाई। मैट के बाद में एम के बाद में फिर आपका अगला कॉन्सोनेंट आएगा एन। नेट नहीं होता है, दो शब्द होते हैं, एक GAT होता है और एक NET होता है। NET नेट नहीं होता है, वो होता है नेट, वो वर्ड भी यहाँ पर नहीं है। अब एन के बाद में आता है OAT, वर्ड नहीं होता है। OAT का एक प्लूरल फॉर्म होती है जो कभी सिंगुलर में लिखी जाती है, ओट्स, जो कि एक सीरियल्स का नाम है, लेकिन OAT वर्ड नहीं है। OAT अपने आप में एक साउंड है, जिससे बोट, कोट जैसे 20 वर्ड्स ही मैक्सिमम बन सकते हैं। ओ के बाद में फिर नेक्स्ट आपका आएगा PAT, पैट। पैट मीन्स थपथपाना होता है, जो कि अपने आप में वर्ब है और थपकी के रूप में उसे भी यूज कर सकते हैं हम, तब वो नाउन की तरह काम करेगा। लेकिन जो पेट एनिमल्स के लिए यूज होता है वो पेट नहीं होता है, बल्कि पेट होता है, और उसकी स्पेलिंग PET होती है। पेट के बाद में आपका अगला क्यू से नहीं बनेगा वर्ड, RAT रैट अगला वर्ड आएगा। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, रैट मीन्स चूहा, जिसे हम माउस भी बोलते हैं उसके सिनोनिम में। और रैट के बाद में अगला वर्ड आता है ऐसे भी सेट, और सेट वर्ड सिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और उसके बाद में लास्ट वर्ड डिक्शनरी में AT साउंड का मिलेगा VAT, वेट। वेट शराब के गिलास को या शराब रखने के बड़े कंटेनर्स जिनमें माल्ट स्टोर किया जाता है उनको कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसको एक कॉमन मैन
नहीं जानता था, थोड़ी सी भी इंग्लिश में जानने वाला व्यक्ति इन सबके मीनिंग जानता था। ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड ये हो सकता है जो हमारा सुना हुआ ना हो, लेकिन इसका भी शॉर्ट फॉर्म के रूप में हमने इसे सुना है, जिसे हम वैल्यू एडेड टेक्स्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब हमने बात की थी कि 90% हमें मालूम होते हैं, यहाँ 11 वर्ड्स हैं और 11 वर्ड्स ही डिक्शनरी में आपको मिलेंगे इंग्लिश साउंड पर। उन 11 वर्ड्स में सिर्फ एक वर्ड था जो हो सकता है कि हमें कंफ्यूज कर दे, उसका मीनिंग ना मालूम हो। तो 11 में से एक का नहीं मालूम था, तो ये कंडीशन लगभग परसेंटेज के बेस पर 9% के आसपास हुई। हमें 91% वर्ड्स मालूम थे, 1% वर्ड का 9% वर्ड के मीनिंग नहीं मालूम थे। मीन्स 11 में से एक का नहीं मालूम था, 11 वर्ड्स में से बाकी सारा मालूम था। तो आगे से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से समझ चुके होंगे। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से अगर नहीं देख पाए किसी वजह से तो दोबारा ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों को इसी तरह से आगे पढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।